नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी योजना को लागू की है। साथ ही जानेंगे बिहार के हर छोटी बड़ी खबर को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में सोमवार से फिर चलेगा बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए 9 टीमें गठित। पटना जिला प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार से 28 फरवरी तक विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमें गठित की गई हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों सहित खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्रों में चलेगा। सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता दी गई है, जहां आदतन अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवैध वसूली करने वाले अधिकारी निलंबित। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के हरेल पंचायत के आवास योजना में वसूली का वीडियो वायरल होने बाद डीडीसी सूर्य प्रताप सिंह ने कार्रवाई करते हुए उक्त पंचायत के आवास सहायक स्मिता कुमारी को पद मुक्त कर दिया है। वायरल वीडियो में वसूली करने वाला युवक उक्त महिला कर्मी का भाई है। उसके सहारे ही पंचायत में अवैध वसूली का खेल कराया जा रहा था। नवादा में बोर्ड परीक्षा के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां देर से पहुंचने पर एंट्री नहीं मिलने के बाद छात्राएं दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में दाखिल होती दिखीं। वहीं पटना में सिर्फ 2 मिनट देरी से पहुंचने पर कई छात्राओं को बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद कुछ छात्राएं गेट के बाहर ही रोने लगीं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी हो, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ है। सवर्ण समुदाय के लोग इस पूरे मामले में केंद्र की मोदी सरकार का रुख जानना चाहते हैं। इस बीच खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को 2025 के ड्राफ्ट में शामिल झूठी शिकायतों वाले क्लॉज को हटाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह क्लॉज फाइनल नियमों से हटा दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया। इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इनमें वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी शामिल है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर से बिहार की रेल कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगा। पटना में 11 सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है, जिस पर कुल 1.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग यह कार्य कराएगा। 5 सड़कों की मरम्मत 30 दिनों में और शेष 6 सड़कों की मरम्मत 15 दिनों में पूरी होगी। पटना सिटी प्रमंडल इसकी निगरानी करेगा। इससे यातायात सुगम होगा और आम लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। पटना के जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस शहरवासियों को आकर्षित कर रही है। इसमें होटल जैसी सुविधाएं हैं और यह दीघा घाट से कंगन घाट तक चलती है। बस को 1.5 घंटे के लिए 4000 रुपए में जन्मदिन या अन्य कार्यक्रमों के लिए बुक किया जा सकता है। सितंबर से जनवरी तक 4000 से अधिक पर्यटकों ने इसका आनंद लिया है। यह बस प्रतिदिन शाम 5 से रात 10 बजे तक चलती है, जिसमें गाइड ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी देते हैं। पटना में महाशिवरात्रि महोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री श्री महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा अभिनंदन समिति 15 फरवरी को आयोजन करेगी। शहर में 31 शोभा यात्राएं और शिव बारात झांकियां निकलेंगी, जो खाजपुरा शिव मंदिर पहुंचेंगी। मुख्य कार्यक्रम में भजन संध्या, तांडव नृत्य और गंगा आरती होगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इस वर्ष की थीम है। श्रद्धालुओं के लिए पुष्प वर्षा और विशेष सजावट की जाएगी। 75 कैमरों की नजर में होगा गया कि ट्रैफिक व्यवस्था, नियम तोड़ा तो सीधे घर पहुंचेगा। चालान गयाजी में यातायात नियमों के पालन हेतु ट्रैफिक लाइट और 75 सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। प्रथम चरण में प्रवेश मार्गों पर फाउंडेशन का काम जारी है। मई 2026 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है, जिससे ओवरटेक और ओवरलोड जैसे उल्लंघनों पर स्वतः चालान कटेंगे। नगर निगम परिसर में कंट्रोल रूम बनेगा, जहां से शहरी यातायात व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट जारी किया है। इस बार के बजट में कई ऐलान किए गए, जिसमें से प्रमुख रहा जी राम जी योजना के लिए किया गया आवंटन।
केंद्र सरकार ने नई योजना वीबीजी रामजी को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाते हुए कई नई पहलों का ऐलान किया है। संसद में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण आय में विविधता लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी विष्णु स्वरूप को 9 किलो नकली चांदी की ईंट देकर 20 लाख रुपए की ठगी की गई। उन्होंने राहुल कुमार पर आरोप लगाया है, जिसने उन्हें फर्जी बिल के साथ नकली चांदी दी थी। ईंटें लौटाने पर हंगामा हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 6 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में 2.43 लाख किसानों का डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 61,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि उन्हें पीएम किसान, फसल बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में NHAI ने एक और कदम बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर जिले से गुजरने वाले 50 किलोमीटर हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 72 गांवों का सर्वे कर रिपोर्ट भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड की गई है। जल्द ही अधिग्रहण के लिए 3A अधिसूचना जारी होगी और भूमि के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। यह 650 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिससे यात्रा समय काफी कम होगा। शंकराचार्य से आशीर्वाद लेकर अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान। SC/ST एक्ट को खत्म कराने को 7 फरवरी से करेंगे आंदोलन। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेकर 7 फरवरी से SC/ST एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि 6 फरवरी तक सरकार यह कानून नहीं हटाती तो दिल्ली कूच होगा। UGC नियमों और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि बिहार राजस्व सेवा संघ ने उनसे बातचीत के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। संघ की मांगों पर विचार के लिए प्रधान सचिव CK अनिल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सिन्हा ने अधिकारियों को न्याय का आश्वासन दिया। इससे पहले सरकार की चेतावनी के बावजूद अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, जिस पर नो वर्क नो पे लागू किया गया था। केंद्रीय बजट में बिहार को रेलवे के लिए 10,379 करोड़ रुपए मिले हैं। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को गति मिली है, जिससे पटना सीधे जुड़ेगा। इस कॉरिडोर पर भविष्य में बुलेट ट्रेन चलेगी, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाराणसी से सिलीगुड़ी की यात्रा 2 घंटे 55 मिनट में पूरी करेगी। यह पूरी तरह एलिवेटेड ट्रैक होगा, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल और भारत की सीमा पार करना अब आसान नहीं होगा। अवांछित प्रवेश करने वालों को रोकने के लिए सीमा पर हाल ही में 8 और फेस रीडिंग तथा ID स्कैनर कैमरे लगाए गए हैं। इससे भारतीयों का आधार कार्ड व नेपाल के लोगों के नागरिकता कार्ड मिलान करने के बाद ही सीमा पार करने का नियम बनाया है। हर आने जाने वाले लोगों का ब्यौरा भी कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है। जांच के दौरान यदि कंप्यूटर में दर्ज रिकॉर्ड से किसी का मिलान नहीं होगा तो संबंधित को सीमा पार जाने नहीं दिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रोजगार वृद्धि और युवाओं के कौशल विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को मजबूत किया जाएगा। रिपोर्ट में कौशल विकास कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने और कुशल श्रम शक्ति के माध्यम से राज्य के विकास पर जोर दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना और ITI को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलना प्रमुख पहले हैं, जो युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार के अवसरों और कौशल स्तर के बीच के अंतर को कम करेंगी। तेज
प्रताप यादव ने मंत्री लखेंद्र पासवान के 26 स्ट्रैंड रोड आवास खाली करने संबंधी आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सभी सामान उनके निजी थे। तेज प्रताप ने मंत्री पर टीआरपी बटोरने का आरोप लगाया और उन्हें संयम रखने की सलाह दी। उन्होंने बिहार में बढ़ती अपराध दर पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। भागलपुर में प्रस्तावित सुल्तानगंज भागलपुर सबौर और मुंगेर सुल्तानगंज गंगा पथ परियोजनाओं के संरेखण में बदलाव किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंदिर, मस्जिद, घाट, श्मशान घाट, कॉलेज और सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए पथ को कई स्थानों पर गंगा नदी की ओर स्थानांतरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यूनतम पुनर्वास और शहरी यातायात को राहत देना है। बिहार में नीतीश सरकार के प्रयासों के बावजूद शिक्षा क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां कायम हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर चिंताजनक है। हालांकि माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की ड्रॉप आउट दर में उल्लेखनीय कमी आई है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना भी एक चुनौती है। रिपोर्ट में बच्चों के नामांकन में सकारात्मक रुझान और कौशल विकास पर जोर देने की बात कही गई है, लेकिन समस्या से निपटने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य की आर्थिक विकास दर 13.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 86,000 रुपए हो गई है। सरकार अब औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और आय दोगुनी करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। बिहार में वर्ष 2024 में 13.95 लाख से अधिक नई गाड़ियां पंजीकृत हुईं, जिनमें पटना में 1.66 लाख शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक वाहनों के पंजीकरण में बिहार देश में 5वें और निजी वाहनों में 7वें स्थान पर है। वाहन पंजीकरण से सरकार को 3,678 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। पिछले 5 वर्षों में 21.38 लाख ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्व सेवा संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में यह निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि डीसीएलआर पदों पर उनकी तैनाती नहीं हो रही है और पटना हाई कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी की जा रही है। सरकार द्वारा सृजित अनुमंडल राजस्व अधिकारी का पद भी संघ को मंजूर नहीं है, जिससे जमीन से जुड़े काम प्रभावित होंगे। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने दिल पर चोट लगने की बात कही। यह पोस्ट उनके पारिवारिक रिश्तों में चल रही कथित खटास की ओर इशारा करता है। बिहार चुनाव में हार के बाद से ही रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और राजद व परिवार से दूरी बना ली है। उनके इस नए पोस्ट ने सियासी गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पटना में जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बुलडोजर बनाम भूमि अधिकार की लड़ाई तेज होगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। भट्टाचार्य ने कहा कि देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं, जिसका इस्तेमाल गरीबों और भूमिहीनों के खिलाफ हो रहा है। बिहार में आय और उपभोग की क्षेत्रवार विषमता एक गंभीर चिंता का विषय है। पटना की प्रति व्यक्ति आय शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जैसे जिलों से लगभग 4 गुना अधिक है। बाढ़ सुखाड़ जैसे भौगोलिक कारण विकास में बाधा डालते हैं। समग्र विकास और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के लक्ष्य के लिए इस असमानता को दूर करना आवश्यक है, क्योंकि कुछ जिले अत्यधिक समृद्ध हैं जबकि अन्य बहुत पिछड़े हैं। बलरामपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया 2025 में चयन के नाम पर धनुगाही के मामले में पुलिस ने 2 लिपिकों और एक बिचौलिए को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में लिपिक जमुना प्रसाद और राम सूचित वर्मा द्वारा पद का दुरुपयोग कर 1.40 लाख रुपए लेने की पुष्टि हुई।
बिचौलिया मुन्नालाल जायसवाल भी इसमें शामिल था। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के दोनों सदनों के सभी सदस्य सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। इस दौरान सेंट्रल हॉल से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। सरकार ने जमीन फ्लैट रजिस्ट्री के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया है। इससे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में देरी हो रही है, क्योंकि खरीदार विक्रेता के मोबाइल पर ओटीपी 1 मिनट के लिए ही मान्य होता है। इस नई व्यवस्था से प्रतिदिन रजिस्ट्री की संख्या घटकर राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ रही है। हालांकि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाती है, लेकिन फिलहाल लोगों और प्रॉपर्टी एजेंट्स को परेशानी हो रही है, खासकर एमवीआर वृद्धि के डर से बढ़ रही भीड़ के बीच। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार राज्य की विकास दर 13.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक और बड़े राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 76,490 रुपये हो गई है। सरकार अगले 5 वर्षों में नागरिकों की आय दोगुनी करने और औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 5 फरवरी के बाद कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सारण जिले के सोनपुर क्षेत्र की प्रगति सिंह को बिहार स्टेट वुमेन्स क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह आगामी टूर्नामेंट में भुवनेश्वर में टीम का नेतृत्व करेंगी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली प्रगति ने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से यह मुकाम हासिल किया है। मुजफ्फरपुर में सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाने के लिए 2 से 6 फरवरी तक विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने किसानों के निबंधन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य व सरल बनाया है। इसका उद्देश्य पात्र किसानों की पहचान कर उन्हें सीधा लाभ देना है। कमजोर प्रदर्शन वाले प्रखंडों को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन 2000 निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। गुठनी प्रखंड में एग्री ट्रैक परियोजना के तहत फार्मर आईडी बनाने में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दाखिल खारिज होने के बावजूद पूर्वजों के नाम जमाबंदी, नामांतरण में देरी और सर्वर समस्याओं के कारण पंजीकरण अटक रहा है। राजस्व कर्मचारियों की भारी कमी से काम और धीमा हो गया है। सीओ ने बताया कि जमाबंदी अपडेट होने पर ही आईडी बन पाएगी। चनपटिया अंचल ने राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में राज्य स्तरीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। 2 माह में 72वें से 36वें स्थान पर पहुंचकर अंचल ने बड़ी प्रगति दर्ज की। अंचल अधिकारी कमलकांत सिंह ने बताया कि नियमित समीक्षा, लंबित मामलों का त्वरित निपटारा और ऑनलाइन सेवाओं में सुधार से यह संभव हुआ। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने की अपील की।